इस वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन अंग के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंगिक जनन एक प्रकार से उच्च कशेरुकियों में होने वाला जनन है। इसमें दो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता पड़ती है जो जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। यह एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। इससे पहले हम लोग जो है लैंगिक जनन अंग के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं लैंगिक जनन अंग किसे कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लैंगिक जनन में भाग लेने वाली विशेष कोशिकाओं को हम युग्मक या गैमेट्स कहते हैं। नर युग्मक शुक्राणु स्पर्म कहलाता है जो वृषण से बनता है, परंतु मादा युग्मक को अंडाणु या ओवम कहते हैं जो अंडाशय से बनता है। शुक्राणु व अंडाणु दोनों ही एक सूत्री हैप्लॉइड होते हैं, जिसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन या माइटोसिस के द्वारा हुआ होता है, और ये निषेचन के पश्चात जो है जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो भ्रूणी प्रवर्धन द्वारा नए शिशु का विकास करती है। इन सभी क्रियाओं में भाग लेने वाले अंगों को ही हम जनन अंग के नाम से जानते हैं। इसे दो वर्गों में बांटा गया है। एक आपका हो जाता है प्राइमरी लैंगिक अंग, मतलब प्राथमिक लैंगिक अंग। दूसरा होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किशोरावस्था की या कायिक प्रावस्था की अगर हम बात करें तो सभी जीव अपनी जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुँचते हैं। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोरावस्था या कायिक प्रावस्था कहलाता है। जीव जंतुओं की अगर हम बात करें तो उसमें जो है यह काल किशोरावस्था या प्रावस्था कहलाता है, परंतु पादपों में यही जो है कायिक प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। किशोरावस्था कायिक प्रावस्था की समाप्ति ही जनन प्रावस्था का आरंभ है। आपको ध्यान में रखना होगा कि जब जीवों में किशोरावस्था या प्रावस्था की समाप्ति हो जाती है तो जनन प्रावस्था आरंभ हो जाती है। इस प्रावस्था को उच्च पादपों में आसानी से देखा जा सकता है। जैसा कि कुछ उदाहरण आपके सामने है। गेंदा हो गया, धान हो गया, गेहूं, नारियल, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है? कुछ पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है, तब इन अंतःपुष्पन की अवधि क्यों कहेंगे? आगे देखते हैं। अपने क्षेत्र में लगे कुछ वृक्षों का निरीक्षण करो। क्या प्रतिवर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी होते हैं? क्या कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता है तथा कुछ में मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं? पादप वार्षिक तथा द्विवर्षीय किस्मों में होते हैं, और यह सभी अस्पष्टतः कायिक जनन तथा जीर्यमान प्रावस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि पादप वार्षिक तथा द्विवर्षीय किस्म के होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पादप वार्षिक तथा द्विवर्षीय किस्म के होते हैं। यह अस्पष्ट कायिक जनन तथा जीर्यमान प्रावस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। वार्षिक पादप में एक ही बार पुष्प लगेगा। द्विवर्षीय किस्म की अगर बात करें तो साल में उसमें 2 बार पुष्प और फल का निर्माण होगा। देखिए, परंतु बहुवर्षीय जातियों में इन प्रावस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो कि बहुवर्षीय होते हैं। देखिए इसमें दिया है, आगे आप देख सकते हो कि कुछ पादप
असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कुछ जैसे बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्पन पैदा करते हैं। परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। एक अन्य पादप स्ट्रोबिथैनस और जो है आपका कुन्निया आना 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। आप में से अधिकांशतः यह जानते होंगे कि इस पादप ने सितंबर अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए जिनके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों के सड़क के किनारे पर पुष्पों का कालीन सा बिछाई दिखाई पड़ा, जिस दृश्य से सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इनकी ओर आकर्षित होती है। अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिक एवं आकारिकी के बदलाव से प्रकट होती है। विभिन्न जीवों में जनन प्रावस्था भी विविध अवधि की होती है। क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्तनों की सूची तैयार कर सकते हैं जिससे जनन परिपक्वता का पता लगा सके? आगे देखिए, प्राणी में उदाहरणार्थ पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते रहते हैं अथवा क्या यह किसी मौसम से संबंध घटनाक्रम है? मेढक और छिपकली में ये प्रक्रिया कैसे होती है? आप देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं। यद्यपि संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षी जैसे कि कुक्कुट फार्म में वर्ष भर में अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। ऐसे मामले में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया से संबंधित न होकर इसकी बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पत्ति है, जो मात्र मानव कल्याण ही कहा जा सकता है। जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्थानी मादा के अंडाशय की सक्रियता के चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। देखिए, इसमें दिया है कि जो है जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगता है, जिसे हम मधुचक्र या ऋतुस्राव का नाम देते हैं। अगर हम नॉन प्राइमेट्स स्तनधारियों की बात करते हैं तो उसमें मधुचक्र, ओएस्ट्रस या साइकिल कहते हैं। और अगर प्राइमेट्स की बात करते हैं तो उसमें ये होता है ऋतुचक्र। नॉन प्राइमेट्स जैसे आपका गाय हो गया, भेड़ हो गया, चूहा हो गया, हिरन हो गया, कुत्ता हो गया, चीता हो गया, इन सारे जानवरों को हम नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी के अंतर्गत रखते हैं और इनमें ये इस प्रावस्था को हम मधुचक्र या ओएस्ट्रस साइकिल का नाम देते हैं। जबकि प्राइमेट में आपका बंदर आता है, एप आता है, मनुष्य आता है, इनमें जो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं उनको हम ऋतुचक्र का नाम देते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है अधिकांश स्तनधारियों विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वन में रहते हैं अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों को प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखिए दिया है कि अधिकांश स्तनधारी, लगभग जो वनों में निवास करने वाले स्तनधारी हैं, वो अपने जनन प्रावस्था के दौरान जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो ऐसे चक्र को उनमें देखा जा सकता है। इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनन कहते हैं। वन में रहने वाले स्तनधारी को हम क्या कह सकते हैं? ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अधिकांशतः स्तनधारी अपने पूर्व जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, इसी कारण इन्हें सतत प्रजनन कहते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जो भी स्तनधारी अपने पूर्ण जीवन काल में जनन के लिए सक्रिय होगा उन सारे स्तनधारियों को हम सतत प्रजनन के नाम से जानेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि हम सभी आयु में बढ़ते हैं।
परंतु वृद्ध होने का क्या अर्थ है? प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जा सकता है। शरीर के जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन होने लगते हैं। वृद्धावस्था अंततः मृत्यु तक ले जाती है। पादप तथा प्राणियों दोनों ही में तीनों प्रावस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी पाया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखिए कि यदि चाहे वो पादप हो चाहे वो जीव हो, कोई भी प्राणी हो, दोनों में तीनों प्रावस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए जो है हार्मोन ही उत्तरदायी होता है। किसी पादप या किसी भी मनुष्य या किसी भी जानवर के शरीर में अगर कोई भी घटना हो रही है तो उस घटना के लिए हार्मोन जो होता है वो उत्तरदायी होता है। आगे देखिए, हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवन की जनन क्रियाओं तथा व्यवहार अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है। आगे हम देखते हैं लैंगिक जनन की कुछ घटनाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं देखिए। परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। जब किशोरावस्था के बाद सभी जीवों में परिपक्वता अवस्था आ जाती है, उसके बाद जो है उनमें कुछ घटनाएं या प्रक्रियाएं प्रदर्शित होती हैं जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती हैं। सारी घटनाओं में एक मूलभूत समानता देखने को मिलती है। यद्यपि लैंगिक जनन से संबंधित संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती हैं। यद्यपि लैंगिक जनन से संबंध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती हैं। यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती हैं। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक के युग्मन अथवा युग्मन निषेचन तथा भ्रूणोद्भव द्वारा विशिष्टकृत होता है। आगे देखते हैं, सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं, जैसे आपका हो गया एक निषेचन हो गया, दूसरा पूर्व निषेचन हो गया तथा निषेचन पश्चात में विभक्त किया जा सकता है। अगर इस विधि को जानने के लिए आपको तीन भागों में निषेचन पूर्व घटना के बारे में हम लोग देखेंगे। निषेचन पूर्व घटना क्या होती है, देखते हैं इसके अंतर्गत क्या आता है। देखिए, इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोग से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। निषेचन पूर्व की दो प्रमुख घटनाएं हैं। एक आपका हो जाएगा युग्मक जनन, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस, तथा युग्मक स्थानांतरण, जिसे हम गैमेटो ट्रांसफर कहते हैं। निषेचन की पूर्व घटना की अगर हम बात करते हैं तो युग्मक के संयोग से जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। पर आप इसमें ध्यान में रखिए कि जाइगोट बनने से पहले की जितनी भी अवस्थाएं होंगी उन सारी अवस्थाओं को हम निषेचन से पूर्व की घटना के नाम से जानेंगे। इसकी दो प्रमुख घटनाएं आपके सामने लिखा गया है। पहली घटना आपको यहाँ पे बताई गई है, ये युग्मनज जिसे हम गैमेटोजेनेसिस, तथा दूसरी घटना जो है युग्मक स्थानांतरण गैमेटो ट्रांसफर होता है। आगे हम लोग देखते हैं युग्मक जनक क्या होता है। आगे आप लोग देखोगे युग्मक जनक पहली घटना के बारे में। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं युग्मक जनक नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। क्या कह रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं युग्मक जनक जो है ये नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों की जो गठन प्रक्रिया होती है उसको क्या करता है, संदर्भित कर रहा है। युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती हैं। युग्मक क्या होता है, एक प्रकार से अगुणित कोशिका होती है। कुछ शैवालों में
दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं। जैसे कुछ सवाल होते हैं जिसमें दो युग्मक आप देखोगे तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समान दिखाई देंगे। इसी कारण वह समयुग्मकी कहलाते हैं। इसी कारण उसको हम क्या बोलेंगे, समयुग्मकी कहलाते हैं। क्योंकि इनकी एकरूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो युग्मक होता है वह नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्मक की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि नर और मादा दोनों युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। और युग्मक जो है वो एक प्रकार की अगुणित कोशिकाएं होती हैं। आगे आप में दिया है कि कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिसमें दोनों युग्मक जो है एक ही रूप में रूपांतरित होते हैं, जिसे हम समयुग्मकी के नाम से जानते हैं। इसको समयुग्मकी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है इसमें से हम नर तथा मादा युग्मक के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि इसमें कौन सा नर है और कौन सा मादा युग्मक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप जैसे देखिए चित्र आपके सामने दिया गया है। अब युग्मकों की किस्म की अगर हम बात करें तो पहले देखिए क्लाइडोफोर एक शैवाल के युग्मक। ये आपका देखिए क्लाइडोफोर हो गया, ये एक शैवाल का युग्मक है। दोनों एक ही रूप से आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको जो है पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा नर युग्मक है और कौन सा मादा युग्मक। इसीलिए इस प्रकार के युग्मकों को हम समयुग्मक के नाम से जानते हैं। अगला हम देखते हैं आपका जो है फ्यूकस एक शैवाल में विषम युग्मक। ये वाला आपका क्या हो गया, फ्यूकस हो गया। ये फ्यूकस जो है आपका इसमें इसको विषम युग्म जी हम कह सकते हैं। क्योंकि इसका जो नर और मादा युग्मक जो है ये दोनों आपको भिन्न भिन्न रूप से दिखाई दे रहा है। आप इसको आसानी से जो है नर और मादा इसमें से पहचान सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं स आपका होगा जो मानव के विषम युग्मी। मानव की बात करते हैं तो ये आपका स हो गया। ये देखिए ये मानव में विषम युग्म जी जो है ये भी आपको प्रदर्शित हो रहा है। ये स्पर्म और ओवा जो है दोनों आपको दिखाई दे रही है। ये आपका हो गया स्पर्म जो आपके निकलता है नर द्वारा, और ये आपका ओवा है जो मादा द्वारा रिलीज होता है। इस तरीके के युग्मक जो है होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया है कि अधिकतर लैंगिक प्रजनन जीवों द्वारा आकार की रूप से स्पष्ट दो प्रकार के, एक देखिए क्वेश्चन में विषम युग्मी पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मक को परमाणु या शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मक को अंड या डिंब कहा जाता है। आगे हम देखते हैं अगली हेडिंग हमारी क्या है, जीवों में लैंगिकता। अब जीवों में लैंगिकता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों में युग्मक होता है, परंतु यह सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। यदि आप कक्षा 11 के उदाहरण को स्मरण करें तो क्या स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं। यद्यपि पादपों में इसके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि यद्यपि पादपों में इसके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। क्योंकि पादप में जो है उसमें नर तथा मादा दोनों प्रकार की जो है संरचनाएं पाई जाती हैं, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाए तो वह द्विलिंगी होगा। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, इसलिए उन पादप को हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पादप बोलते हैं। अथवा जब वह भिन्न पादपों पर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे,
एक लिंगी पादप बोलेंगे। देखिए दिया है कि चित्र 1.6 या चित्र 1.6 में आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, बहुत सी फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभय लिंगाश्रयी तथा समथैलिस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इसमें दिया है कि बहुत सारे फंजाई पादप होते हैं जिनमें हम द्विलिंगी पादप को उल्लेख करने के लिए उभय लिंगाश्रयी शब्द तथा समथैलेसी शब्द का प्रयोग करते हैं। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंगाश्रयी शब्द का प्रयोग या विषम थैली शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, पुष्पी पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसर होता है, अर्थात पुंकेसर में परागकण होता है, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण किए रहता है। कुछ पुष्पी पादपों में एक अकेला पादप उभय लिंगाश्रय मतलब नर या मादा दोनों लिंग उसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसलिए उसको उभय लिंगाश्रय कहा जाता है। आगे देखते हैं, और इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण करता है। उभय लिंगाश्रयी पादपों की कुछ उदाहरण कुकुरवीटों तथा नारियल वृक्ष हैं। जैसे कि आपका नारियल हो गया और आपका क्या हो गया, कुकुरवीटो हो गया। ये सारे जो है उभय लिंगाश्रयी पादप के उदाहरण है। इनमें जो है आपको दोनों प्रकार के जनन अंग देखने के लिए मिलेंगे। जबकि आप देखिए दिया है कि जबकि पपीता तथा खजूर जो है आपका क्या है, एक लिंगाश्रय का उदाहरण है। उन युग्मक प्रकारों के नाम लिखें जो पुंकेसर एवं स्त्री केसरी पुष्पों से बनते हैं, जो है दिया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसी प्रकार से प्राणियों में क्या होता है, क्या सभी प्रजाति के विशिष्ट में नर अथवा मादा मतलब एक लिंगी पाए जाते हैं, अथवा जिनमें दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी विषय में पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी कहते हैं। आप संभवतः अनेक एकलिंगी प्राणी प्रजातियों की सूची बना सकते हैं। जैसा आप देख सकते हो कि केचुआ आपका क्या है, एक लिंगी है। स्पंज, टेपवर्म तथा जोक ये क्या होते हैं, द्विलिंगी प्राणी के रूप में प्रारूपित होते हैं। इनमें क्या होता है कि नर तथा मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, उभयलिंगी का एक जो है बोला जा सकता है या द्विलिंगी बोला जा सकता है। तिलचट्टा आपका क्या होता है, एक लिंगी होता है। आप चित्र के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये आपका जो होता है आपका केचुआ हो गया, ये केचुआ हो गया, ये आपका एक लिंगी प्राणी हो। देखिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए जीव में लैंगिक की विविधता की अगर बात करें तो देखिए केचुआ आपका द्विलिंगी होता है। केचुआ यहाँ पे आपका है, ये केचुआ हो गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, केचुआ हो गया, ये आपका होता है द्विलिंगी। अगर तिलचट्टे की बात करें तो ये आपका हो जाता है, तो तिलचट्टा आपका होता है एक लिंगी। तिलचट्टे में जो है मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं,